Hello dear students, welcome back to Tuition Point. As we already discussed in synchronous versus asynchronous counter वाली वीडियो में जब हम उनके दरमियान डिफरेंसेस फाइंड कर रहे थे, उनमें एक मेन डिफरेंस था कि asynchronous counter can only count upward and downward while synchronous counter can count random numbers या random sequence. asynchronous counter तो डिजाइन कर चुके हैं दोनों अप काउंटर भी और डाउन काउंटर भी। अगर किसी ने वीडियोस नहीं देखे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज इस वीडियो में हम सिंक्रोनस काउंटर को डिजाइन करेंगे जो काउंट कर सकता हो रैंडम सीक्वेंस को। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और लास्ट तक देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चूंकि हम सिंक्रोनस काउंटर डिजाइन करने वाले हैं जो रैंडम सीक्वेंस काउंट करेगा, ख्वाह वो जो भी हो, यानी वो 0 से 1, 1 से 3, 3 से 2 इस तरह सीक्वेंस भी हो सकता है, 2 से 1, 1 से 0, 0 से 3 इस तरह सीक्वेंस भी हो सकता है, कोई भी सीक्वेंस हो सकता है। लेकिन यहां पर एक बात नोट करने वाली है कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक सिंक्रोनस काउंटर डिजाइन करें और वो हर तरह का सीक्वेंस काउंट कर सके। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हर एक सीक्वेंस के लिए अलग सिंक्रोनस काउंटर आपने डिजाइन करना होगा। यानी अगर ये सीक्वेंस आपने चलाना है या ये सीक्वेंस आपने काउंट करना है कि मैं एक इस तरह काउंटर डिजाइन करूं कि पहले 0 से जंप करे 1 पे, 1 से जंप करे 3 पे, 3 से जंप करे 2 पे, तो इसके लिए आप अलग सिंक्रोनस काउंटर बनाओगे। और अगर आप इस सीक्वेंस पर काउंट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अलग काउंटर बनाओगे। ठीक है, यानी अगर आप सिंक्रोनस काउंटर डिजाइन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको वो सीक्वेंस पहले से पता होना चाहिए कि मैं ये सीक्वेंस काउंट करना चाहता हूं। यानी फर्ज करें एग्जाम में क्वेश्चन आया हो सिंक्रोनस काउंटर का, तो आपको इस तरह नहीं कहा जाएगा कि सिंक्रोनस काउंटर डिजाइन करो। वो आपको सीक्वेंस देगा कि इस सीक्वेंस के लिए, इस रैंडम नंबर्स के लिए आपने सिंक्रोनस काउंटर डिजाइन करना है। तो आपको इस तरह क्वेश्चन आएगा। अब मैं जो काउंटर यहां डिजाइन कर रहा हूं, जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम में भी वही काउंटर आए, वहां सीक्वेंस इससे अलग हो सकता है। तो इसका मतलब कि आपका मुकम्मल काउंटर इससे डिफरेंट आ सकता है। इसलिए वीडियो को रटा करने के बजाय स्टेप समझे और उनको जैसा मैं अप्लाई करता हूं आप भी अप्लाई करें। मैं कोशिश करूंगा कि आसान से आसान वे में आप लोगों को समझाऊं ताकि आपको सही से समझ आ जाए। चलिए एक सिंपल काउंटर डिजाइन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो स्टेप नंबर वन में होगा ये कि आपको एक सीक्वेंस दिया होगा क्वेश्चन में। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो सीक्वेंस है वो ये है कि पहले काउंट करेगा 2, 2 से जाएगा 0 पर, 0 से जाएगा 1 पर और 1 के बाद 3 और 3 से अगेन वापस आएगा 2 पर। ठीक है, सिंपल काउंटर हम डिजाइन करना चाहते हैं ताकि आपको सही से समझ आ जाए। इसके बाद स्टेप नंबर 2 में यह है कि आप यहां पर डिसाइड करोगे कि आपने कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज करना है। आप जेके फ्लिप फ्लॉप यूज कर सकते हो, आप एसआर फ्लिप फ्लॉप यूज कर सकते हो, डी फ्लिप फ्लॉप यूज कर सकते हो, टी फ्लिप फ्लॉप भी यूज कर सकते हो। आपकी जो मर्जी आप वो फ्लिप फ्लॉप यूज करो, लेकिन आपने यूज वो फ्लिप फ्लॉप करना है जिसका एक्साइटेशन टेबल आपको सही से पता हो, क्योंकि एक्साइटेशन टेबल को यूज करके ही आप सिंक्रोनस काउंटर डिजाइन करोगे। अगर एक्साइटेशन टेबल ही आपको नहीं आता तो आप आगे इसको डिजाइन नहीं कर सकते। तो आप वो फ्लिप फ्लॉप यूज करो जिसका एक्साइटेशन टेबल आपको सही से पता हो। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, आपने एक बात का ध्यान रखना है कि अगर एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आए कि डिजाइन सिंक्रोनस काउंटर फॉर द फॉलोइंग सीक्वेंस, जो आपको गिवन होगा, आपको एग्जाम में ये चीज अगर आई हो कि यूजिंग एसआर फ्लिप फ्लॉप, या अगर इस तरह क्वेश्चन गिवन हो कि यूजिंग जे के फ्लिप फ्लॉप या यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप, तो फिर आप डी फ्लिप फ्लॉप ही यूज करोगे। या अगर एस आर फ्लिप फ्लॉप आपको दिया हो कि यूजिंग एस आर फ्लिप फ्लॉप, तो फिर आप एस आर फ्लिप फ्लॉप ही यूज करो। लेकिन अगर आपसे फ्लिप फ्लॉप ना पूछा हो तो फिर आपकी जो मर्जी आप वो फ्लिप फ्लॉप यूज करो। हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप इसलिए कि उसका जो एक्साइटेशन टेबल है वो बहुत ज्यादा सिंपल है, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हम यूज कर रहे हैं यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप। स्टेप नंबर 3 में यह है कि आपको जो सीक्वेंस गिवन है, यानी 2 से 0 पर, 0 से 1, 1 से 3, इस सीक्वेंस से आपने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स फाइंड करने हैं कि हम जो काउंटर यूज कर रहे हैं उसमें कितने फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे।
उसका सिंपल तरीका मैंने बताया था, वो ऑलरेडी हम इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में कर चुके हैं। अगर किसी को नहीं आता वो लेक्चर लाजमी देख ले, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें हमने दो मेथड से किया था। एक ये कि अगर आपको सीक्वेंस गिवन हो तो इसमें जो लार्जेस्ट नंबर है यानी 2013, इसमें जो लार्जेस्ट नंबर है वो है 3 को अगर हम बाइनरी में कर ले तो इससे आता है 1 1। तो इसका मतलब कि 2 फ्लिप फ्लॉप्स यूज होंगे। एक और मेथड भी है 2 टू पावर n, अगर आप फार्मूले से करना चाहते हो सो 2 टू पावर n, और यहाँ पर हम लिखेंगे कि कितने नंबर ऑफ स्टेट्स है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं 1 2 3 4, 4 नंबर ऑफ स्टेट्स है। तो इसका मतलब कि 2 टू पावर 2 इज इक्वल टू 4 यानी n इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो दो फ्लिप फ्लॉप्स यूज होंगे, 2 फ्लिप फ्लॉप्स विल बी यूज्ड। ठीक है, इसकी समझ आ गई। इसके बाद है स्टेप नंबर 4। अब से जो सही काउंटर हमारा है वो स्टार्ट हो गया है। तो आपने एक एक स्टेप को, एक एक बात को सही से समझना है और आगे आपने उस पर प्रैक्टिस करना है ताकि आपको और भी ये चीजें क्लियर हो। ठीक है, तो स्टेप नंबर 4 में क्या है, जब ये डिस्प्ले होगा, कोई भी डिस्प्ले हो उसमें अगर ये डिस्प्ले होगा या काउंट होगा तो उसमें एमसीबी कौन सा होगा और एलएसबी कौन सा होगा। जिस तरह एसिंक्रोनस में था यहां पर ऐसा नहीं है। अगर दो फ्लिप फ्लॉप्स है, ठीक है, ये दो फ्लिप फ्लॉप्स है, आप एमएसबी इसको भी कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं। अगर इस फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को एमएसबी लेना है तो भी ले सकते हैं। अगर इस फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को एमएसबी लेना चाहते हो तो भी आप ले सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन चूंकि हम अगर दो बाइनरी डिजिट्स है उसमें जो लेफ्ट साइड पर है वो एमएसबी होता है और राइट साइड पे जो होता है वो एलएसबी होता है, तो यहां पर भी हम इसी तरह ही लिखेंगे। फर्ज करें ये फ्लिप फ्लॉप है, ये फ्लिप फ्लॉप है, इसमें जो आप नंबर्स लिखोगे यानी वहां पर हम क्या लिखते थे क्यू ए क्यू बी, यहां पर हम इस तरह नहीं लिखेंगे। यहां पर हम लिखेंगे इसका जो आउटपुट है वो होगा Q1 और इसका जो आउटपुट है वो होगा Q0। ठीक है, अगर 3 फ्लिप फ्लॉप्स है तो इस तरह होगा। फर्ज करिए ये 3 फ्लिप फ्लॉप्स है तो यहां पर जो आउटपुट होगा वो फिर होगा Q2। लेकिन चूंकि यहाँ पर तीसरा फ्लिप फ्लॉप है नहीं तो हम नहीं लिखेंगे। इसका जो इनपुट है वो इनपुट होगा D1, तो इसका इनपुट्स वो होगा D0 और इसका जो दूसरा आउटपुट है Q1 बार होगा और इसका जो दूसरा आउटपुट है वो Q0 बार होगा। इसकी समझ आ गई। चूंकि इसको हमने MSB लिखा है और इसको LSB, तो हम ये करेंगे कि पहले लिखेंगे D1 और इसके साथ D0। अगर आउटपुट हमने लिखना हो तो आउटपुट हम लिखेंगे Q0 Q1 और Q0। आपने इस सीक्वेंस से हटना नहीं है। अगर आप इस सीक्वेंस से हट गए तो मैं एग्जांपल से समझाता हूं कि कितना ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। यानी अगर इस तरह है 1 0 और इसको अगर नंबर्स में हम कर ले तो आता है 2। अब इसको अगर हम उल्टा कर ले, ठीक है, यानी इस तरह लिख ले कि D0 D1, इससे क्या नंबर आता है 0 1 और ये बन जाता है 1। तो इसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। खासकर फर्क ज्यादा उन नंबर्स में होता है जो 3 डिजिट्स हो, 4 डिजिट्स हो, तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क आता है। ठीक है, तो हम जितने भी आगे स्टेप्स करेंगे वो इस तरह करेंगे कि पहले लिखेंगे D1 D0 Q1 Q0। ठीक है, इसकी समझ आ गई। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। हमें पता है कि हमारा सीक्वेंस क्या है, 2 से 0, 0 से 1 और 1 से 3। इसको अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट कर ले तो बाइनरी में देखो ये क्या है 1 0 है, ये है 0 0, ये है 0 1 और ये है 1 1। ठीक है, तो चूंकि ये क्या है, ये है MSB, ये दोनों आउटपुट है। देखो ये 2 भी आउटपुट है और इस आउटपुट के बाद हमारा जो नेक्स्ट आउटपुट है वो 0 है, फिर इसके नेक्स्ट हमारा जो आउटपुट है वो 1 है और इसके जो नेक्स्ट आउटपुट है वो हमारा क्या है 3। तो चूंकि हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में कहा, ठीक है, कि ये होगा Q1, क्योंकि ये आउटपुट है तो ये Q1 और ये 0 जो है वो होगा Q0। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे Q1 और यहां पर हम लिखेंगे Q0। तो 1 0, अब ये 1 0 हमारा क्या है, प्रेजेंट स्टेट है और इस प्रेजेंट स्टेट से हमने जाना है
नेक्स्ट स्टेट पर। तो अगर हम यहां पर देख ले 1 0 का नेक्स्ट स्टेट क्या है, 0 0। नेक्स्ट स्टेट इसका क्या है, 0 0 है। और इसको हम नेक्स्ट स्टेट में क्या लिखेंगे, Q1 प्लस और यहां पर Q0 प्लस। ठीक है, इसकी समझ आ गई। अगर प्रेजेंट स्टेट पे 0 0 है तो इसका जो नेक्स्ट स्टेट है वो 0 1 होगा, 0 1। और अगर 0 1 है तो इसका नेक्स्ट स्टेट है 1 1 यानी 3। और 1 1 अगर प्रेजेंट स्टेट पे है तो इसका नेक्स्ट स्टेट होगा 1 0 यानी 2। इस 3 का जो नेक्स्ट स्टेट है वो वापस यहां पर क्या है, 2। इसकी समझ आ गई। यानी प्रेजेंट स्टेट से हम जा रहे हैं नेक्स्ट स्टेट पर। 1 0 के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेट है 0 0। 0 0 के बाद है 1 0 1। 0 1 के बाद है 1 1 और 1 1 के बाद है 1 0। क्योंकि हम प्रेजेंट स्टेट से जा रहे हैं नेक्स्ट स्टेट पर, तो हम कैसे इन फ्लिप फ्लॉप को एक्साइट करें। हमने अब इन फ्लिप फ्लॉप्स को एक्साइट करना है कि वो प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट पर जाए। तो इसलिए जो हमारे फ्लिप फ्लॉप्स है, यानी हमने 2 डी फ्लिप फ्लॉप यूज किए हैं, तो इसके जो एक्साइटेशन टेबल है वो हम यूज करेंगे। यानी डी फ्लिप फ्लॉप का जो एक्साइटेशन टेबल है वो हम यूज करेंगे। ठीक है, तो डी फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल बहुत ही ज्यादा सिंपल है। वो क्या है कि अगर ये Q है, ठीक है, और ये इसका Q प्लस यानी नेक्स्ट स्टेट है, तो D की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर पहले से 0 है, ठीक है, और 0 पर ही रहना चाहता है तो D की वैल्यू 0 होगी। अगर 0 है और नेक्स्ट स्टेट हमें 1 चाहिए तो D की वैल्यू हम 1 करेंगे। अगर 1 है और नेक्स्ट स्टेट हम 0 करना चाहते हैं तो 0 करेंगे। और अगर 1 है और नेक्स्ट स्टेट भी हम 1 रखना चाहते हैं तो D की वैल्यू 1 रखेंगे। यानी एक तरह से अगर हम यहां पर देख ले तो D की वैल्यू वही वैल्यू होगी जो नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू है। ठीक है, इसकी समझ आ गई। यानी जो नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू होगी वही D की वैल्यू होगी। तो यहां पर सेम इसी तरह हम D1 और D0 लिखेंगे। इसमें अगर D1 को देखो तो नेक्स्ट स्टेट यानी Q1, ये Q1 यहां पर प्रेजेंट स्टेट में है, तो इसका जो नेक्स्ट स्टेट है Q1 का वो ये है। और इसके लिए हम D1 की वैल्यू लिखेंगे। तो डायरेक्ट हम इस तरह करेंगे कि जो प्लस की वैल्यू है, जो नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू है, वो इधर हम यहां पर प्लॉट करते हैं 0 0 1 1। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 1 0 से हमारी वैल्यू क्या आती है, 0। फिर यहाँ पर क्या है, 0 0, तो 0 0 से 0, 0 और 1, ये 0 और ये 1, इससे आता है 1, ऑलरेडी यहाँ पर है। और 1 1 से भी 1 ऑलरेडी हमने लिख दिया है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। फिर डी नॉट की वैल्यू जो है वो हम लेंगे Q नॉट और Q नॉट प्लस से। तो आप डायरेक्ट Q नॉट प्लस की वैल्यू आप लिख लो 0 1 1 0। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। इसकी समझ आ गई। हमने जस्ट डी फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल लिख दिया। उस एक्साइटेशन टेबल से हमने यहाँ पर ये D1 और D नॉट मालूम किया। ठीक है, किस तरह फाइंड होता है मैंने तो डायरेक्ट आप लोगों को यहाँ पर किया। अभी मैं आप लोगों को समझाने लगा हूं कि किस तरह हम करेंगे। फर्स्ट करें, ये D1 की वैल्यूज है, ये हमें नहीं पता, हमने नहीं लिखे, तो हम किस तरह फाइंड करेंगे। ये क्या है, Q1 और ये Q1 प्लस। तो यहां पर हम देखेंगे, पहला यहां पर 1 है, यहां पर 0 है, तो 1 0 यहां पर हम देखेंगे। इसके लिए D की वैल्यू क्या है, 0, तो यहां पर हमने 0 लिख दिया। सेम इसी तरह दूसरे में क्या है, यहां पर 0 है, यहां पर भी 0 है, तो हम यहां पर देखेंगे कि 0 0 के लिए क्या है, वो भी है 0, तो यहां पर हमने एक और 0 लगा दिया। इसकी समझ आ गई। सेम इसी तरह बाकी भी हमने कर दिए। D नॉट के लिए ये वैल्यू, ये वैल्यू, सो 0 0 से D नॉट की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, 0 0 यहां पर अगर हम देख ले तो क्या है, 0 है। सेम इसी तरह अगर यहां पर नीचे सबसे नीचे देखिए Q नॉट है 1 और Q नॉट प्लस है 0, सो 1 0 अगर हम यहां पर देख ले तो 1 0 क्या है, 0। अगेन यहां पर हमारे पास 0 आता है। तो सिंपली ये वाला जो टेबल है हमने एक्साइटेशन टेबल से मालूम किया। अब सिर्फ हमने D1 और D नॉट के लिए के मैप के थ्रू इक्वेशन सॉल्व करने हैं और दैट्स इट, हमारा काउंटर रेडी। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं D1 के लिए कि D1 के लिए हमारा इक्वेशन क्या होगा। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, के मैप के थ्रू फाइंड करेंगे।
आउटपुट हमारे क्या है, आउटपुट सारे के सारे इधर है, ठीक है, ये हमारे आउटपुट्स है Q1 Q0। अगर हम यहां पर देख ले 10, ठीक है, ये 10 मेरे आउटपुट्स है, इसके बाद फिर 00 आउटपुट है, इसके बाद फिर 01 आउटपुट है, इसके बाद फिर 10 आउटपुट है। तो जितने भी आउटपुट्स है वो Q1 और Q0 है, ठीक है, इसकी समझ आ गई। तो हम यहाँ पर अब इन्हीं आउटपुट को यूज करके जो डी की वैल्यू है वो हम फाइंड करेंगे। तो Q1 बार लिखेंगे हम, और यहाँ पर Q1 सेम इसी तरह Q0 बार, और यहाँ पर Q0। इसको अगर आप नंबरिंग करना चाहते हो तो भी आपकी मर्जी, अगर नहीं करना चाहते वो भी आपकी मर्जी। चलो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये है 0 नंबर, ये है 1, ये है 2 और ये है 3। तो इसमें अगर हम D1 को पहले देख ले, D1 कहाँ पर 1 है, एक 1 यहाँ पर है। इसके लिए जो आउटपुट्स है वो क्या है, 0 1, 0 1 का मतलब 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे। इसके बाद अगर D1 को दोबारा देख ले तो एक 1 सबसे नीचे है, जिसके लिए आउटपुट्स की वैल्यू है 1 1 यानी 3। तो एक 1 हम यहाँ पर लिखेंगे। तो सिंपल अगर अब के मैप के थ्रू हम मैपिंग कर ले, ग्रुप्स बना ले, तो D1 की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि Q1 बार Q1 ये चेंज हो रहे हैं, तो इसकी क्या वैल्यू होगी, Q0, ठीक है। इसके बाद सिंपल D0 के लिए, सो D0 भी इसी तरह ही है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, सेम इसी तरह, ठीक है। सो D0 कहाँ पर, D0 को अगर हम देख ले, पहले यहाँ पर लिखते Q1 बार Q1, Q0 बार Q0। यहाँ पर अगर हम D0 को देख ले तो एक 1 इधर है, जिसके लिए आउटपुट 0 0 है, तो हम इधर 1 लिखेंगे। दूसरा 1 जो है वो इधर है, जिसके लिए आउटपुट की वैल्यू है 0 1 यानी 1, ठीक है। तो एक 1 हम यहाँ पर लिखेंगे। इसका अगर हम ग्रुप्स बना ले तो D0 की वैल्यू आती है Q1 बार। अब ये हमारे पास इक्वेशंस आ गए। इसके लिए अब हमने डिजाइन करना है इसका लॉजिकल डायग्राम, कि इसका लॉजिकल डायग्राम किस तरह बनेगा। फर्ज करिए ये दो फ्लिप फ्लॉप्स हैं, एक फ्लिप फ्लॉप ये हो गया, एक फ्लिप फ्लॉप ये हो गया। इसका एक इनपुट है, क्योंकि ये क्या है, D1 है, तो यहां पर हम D1 लिखेंगे, और इस वाले इनपुट के साथ हम यहां पर लिखेंगे D0, ठीक है। यहां पर जो आउटपुट होगा वो आउटपुट है Q1, और यहां पर जो आउटपुट होगा वो Q1 बार होगा, और यहां पर जो आउटपुट होगा वो Q0 होगा, और नीचे Q0 बार होगा, ठीक है। अब D1 जो है वो है Q0। सो Q0 से हम यहां से Q0 को लेके यहां पर D1 में देंगे, और D0 की वैल्यू है Q1 बार, तो D0 की वैल्यू यहां पर होगी Q1 बार, ठीक है। और एक ही उसको जाएगा क्लॉक, तो हम इसको इस तरह एक ही क्लॉक से उसको हम ट्रिगर करेंगे, ठीक है। ये होगी 1, ये क्लॉक है इसका। तो एक आउटपुट Q1 हम लेंगे यहां पर, और एक Q0 को हम लेंगे इधर, ठीक है। और ये इस तरह काउंट करेगा कि पहले अगर ये 1 0 है तो ये नेक्स्ट स्टेट पर आएगा 0 0 पर। चलिए इसको ट्राई भी करते हैं कि ये नेक्स्ट स्टेट पर 1 0 से 0 0 पर जाता है या नहीं जाता। तो चलिए एक ट्राई करते हैं, ताकि आपको ये चीजें क्लियर भी हो और आपको समझ भी आ जाए। तो पहला जो Q1 और Q0 है वो क्या है, 1 0 है। तो यहां पर क्या है, 1 है, और यहां पर क्या है, 0। तो जब यहां पर 1 है तो इसका मतलब कि यहां पर 0 होगा और यहां पर 1 होगा। अब ये 0 यहां पर जाता है, ठीक है। ये 0 यहां से जाके यहां पर एंटर होगा, ठीक है। यानी इसका मतलब कि यहां पर जब एंटर हो रहा है तो ये 0 है, और ये 0 यहां पर आके D1 में एंटर करेगा। तो अब D1 0 है, तो ऑब्वियसली जो Q1 की वैल्यू है वो 0 होगी, यानी यहां से 0 निकलेगी, ठीक है। इसकी वैल्यू होगी 0, और यहां पर D0 भी 0 है। तो जब D0 0 है तो इसका मतलब कि यहां से 0 निकलकर यहां आएगी।
तो अब देखो दोनों 0 0 है, पहले क्या थे 1 0 थे, अब दोनों क्या है 0 0 बन गए हैं। ठीक है, तो आप इस तरह सिंक्रोनस काउंटर को डिजाइन कर सकते हैं। ये मैंने बहुत आसान और सिंपल काउंटर डिजाइन किया है। इस तरह काउंटर्स भी है जिसमें दो दो तीन तीन गेट्स यूज होते हैं, यानी नॉट गेट भी यूज होता है, उसमें एंड गेट, उसमें नॉर गेट। यानी फर्ज करें डी नॉट की वैल्यू Q1 बार Q नॉट प्लस Q1 Q नॉट बार। इस तरह अगर ये इसकी इक्वेशन आ जाए के मैप के थ्रू, ठीक है, ये मैं आप लोगों को जस्ट समझा रहा हूं एग्जांपल के तौर पर। अगर इस तरह इसका आंसर आए तो इसमें देखो दो एंड गेट यूज होंगे, एक यहां पर एक यहां पर, यानी ये और इसके बाद इन दोनों का आपस में और गेट, तो और गेट भी इसमें यूज हुआ है। तो ये मैंने जो यहाँ पर जो काउंटर डिजाइन किया है वो बहुत ज्यादा सिंपल है, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि आपको सही से समझ आ जाए। वरना इससे कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड सिंक्रोनस काउंटर आप देखोगे तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि अगर आप आगे जाके प्रैक्टिस में या जो भी उसमें आप काउंटर डिजाइन कर रहे हो और उस काउंटर में गेट्स आए और आप फिर सोचो कि ओह इसमें तो गेट्स आए, ये तो गलत हो गया। गलत नहीं होगा, बस ये होगा कि आपने जो काउंटर डिजाइन किया है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। फिर आप एक बार उस पर ट्राई कर ले, जिस तरह यहाँ पर हमने ट्राई किया, आप एक बार उस पर ट्राई कर ले। अगर आपके आंसर सही आ रहे हैं तो फिर तो आप कोई मसला नहीं, आपका जो काउंटर है वो बिल्कुल सही है। इसकी समझ आ गई? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था प्रीवियस वाले जो काउंटर्स है एसिंक्रोनस अप काउंटर एंड डाउन काउंटर से। ये थोड़ा सा ट्रिकी भी है और थोड़ा सा मुश्किल भी है, आप इस पर प्रैक्टिस कर ले। अगर समझ नहीं आती कहीं पर या कहीं पर कोई डाउट है, कुछ चीजें क्लियर नहीं हुई है तो मुझे बता दे, ताकि मैं आपके लिए एक और एग्जांपल करके एक और वीडियो आपके लिए बना डालूं। वैसे भी मैं नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो एक और एग्जांपल होगी, तो ताकि जो भी चीजें यहाँ पर रह गई है वो उसमें कवर हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।